वायरस संक्रमण की दूसरी लहर अब उतार पर है। बीते 24 घंटे की बात की जाए तो राज्यों में कोरोना के 2568 नए संक्रमित मिले हैं। इनमें अकेले पटना जिले से 369 मामले मिले हैं। इस दौरान राज्य में 98 मरीजों की मौत हो गई है, जबकि 5000 से ज्यादा ने कोरोना को मात दी है। खास बात संक्रमण दर में मामूली बढ़ोतरी भी रही। हालांकि इसका कारण जांच में आई कमी भी बताया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने अपनी ताजा रिपोर्ट में बताया है कि बीते 24 घंटे के दौरान राज्य में 2568 संक्रमित मरीज मिले तो 5015 लोगों ने कोरोना को शिकस्त भी दी। इसके साथ ही सूबे में कोरोना स्वास्थ्य दर बढ़कर 95.24% हो गई है। तो आपको बता दें कि बीते 24 घंटे में 2568 नए मरीज मिले हैं। तो बिहार में कोरोना वायरस की दूसरी लहर में अब कमी देखी जा रही है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि जांच में कमी इसका एक कारण बताया जा रहा है कि जो कोरोना वायरस संक्रमण में कमी देखी जा रही है, इसके पीछे जांच में आई कमी भी बताया जा रहा है। तो बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर अब उतार पर है। बीते 24 घंटे की बात करें तो राज्य में कोरोना के 2568 नए संक्रमित मिले हैं। इनमें अकेले पटना जिले से 369 मामले मिले हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता शशांक दुबे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शशांक जी, जिस तरीके से अब देखा जा रहा है कि बिहार में लगातार कोरोना वायरस की कमी देखी जा रही है मामलों की। देखिए, जो कल के आंकड़े हैं और परसों का किया जाए तो कल आंशिक रूप से कोरोना के मामले बढ़े थे। हालांकि ओवरऑल देखा जाए तो कोरोना के मामले काफी तेजी से बिहार में घट रहे हैं। कल जैसा आपने बताया कि कल करीब पूरे बिहार में 1,22,000 टेस्ट की गई थी। उसमें एंटीजन और आरटी-पीसीआर दोनों टेस्ट शामिल थे। उससे पहले बुधवार को पूरे बिहार में 1,30,000 से ऊपर के टेस्ट किया गया था। तो दोनों के अगर कंपेरिजन किया जाए तो परसों ज्यादा टेस्ट किया गया था और कल टेस्ट थोड़ा कम हुए। लेकिन 1,22,000 टेस्ट में जो पॉजिटिव केस आए हैं वो करीब 2568 के करीब आए हैं, जो 2.10% करीब होती है। संक्रमण दर 2.10 बिहार में है इस वक्त, जो कि एक ठीक माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से मामले 12 से 14% 15% चले गए थे, अब धीरे धीरे मामले कम होते जा रहे हैं। इससे माना जा रहा है कि अब कोरोना के केसेस डिक्लाइन ऑर्डर पर है, नहीं जो पीक से अब ढलान की ओर कोरोना के मामले। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, जांच भी 1,22,000 एक राज्य के अंदर, बिहार के राज्य के अंदर काफी टेस्ट माना जाता है। हालांकि इसको 1.5 लाख तक ले जाया गया था, लेकिन क्योंकि अब कोरोना के मामले कम निकल रहे हैं, इसलिए लोग टेस्ट कराने पहुंच भी काफी कम रहे हैं। और ऐसे में 2 टेस्टिंग का मामला है, तो शुरू भी नहीं हो पाया। ऐसे में ये टेस्ट काफी अच्छा माना जाएगा कि 1,22,000 टेस्ट बिहार ने किया। दूसरा महत्वपूर्ण विषय यह है कि बिहार में 94 लोगों की मौत भी हुई है कोरोना से। तो जो मौत है, जो डेथ का आंकड़ा है, वो कहीं ना कहीं कम नहीं हो रहा है। वो डेथ का आंकड़ा 94 थोड़ा सा चिंताजनक। लेकिन जो चिकित्सा जगत के लोग हैं, जो डॉक्टर्स हैं या जो एक्सपर्ट हैं, उनका कहना है कि अब क्योंकि जो लोग पहले संक्रमित हो चुके थे, वो काफी कुछ लोग लंबे समय तक हॉस्पिटलाइज थे, तो कोरोना से तो रिकवर कर गए थे, लेकिन अन्य जो पोस्ट कोविड सिंड्रोम होते हैं उनसे उनकी डेथ हुई है। बहुत लोगों को हार्ट अटैक हुआ है, बहुत सारे लोगों को और भी मल्टी ऑर्गन फेलियर हुआ है। तो तमाम मौतें जो हो रही हैं वो पोस्ट कोविड सिंड्रोम की भी हो रही है। इसके जो कोविड के आंकड़े हैं कहीं ना कहीं गिरे। देखिए, बिहार के अंदर अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा मौतें, सबसे ज्यादा जो कोरोना के संक्रमित है वो पटना में निकल रहे हैं। करीब 400 करीब 360 या 370 के करीब मामले कल पटना में डिटेक्ट हुए थे। तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि पटना राजधानी है और यहाँ पर
लोग टेस्ट कराने में दूसरी जगहों से कुछ ज्यादा अवेयर है, इसलिए यहाँ टेस्टिंग ज्यादा होती है। जो कोरोना के मामले बिहार में है, अब कहा जा रहा है कि अर्बन एरियाज में सैचुरेट कर गई है, टेस्टिंग सैचुरेट कर गई है, और यहाँ पर जो पीक जाना था, ये अधिकांश लोग या तो संक्रमित हो चुके हैं या फिर वो सुरक्षित रहे और वैक्सीनेशन उनका हुआ है। लेकिन रूरल एरियाज में अब टेस्टिंग को बढ़ाना होगा, क्योंकि ये देखना होगा, सरकार के पास ये आंकड़े नहीं है या सरकार ने ऐसे आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए हैं कि ये जो टेस्टिंग हो रही है ये अर्बन एरियाज में कितनी हुई है और रूरल एरियाज में कितनी है। क्योंकि आमतौर पे अभी कहा जा रहा है कि अब शहरों से कोविड-19 यानी जो कोरोना है वो सिर्फ होकर रूरल एरियाज में ज्यादा बढ़ रहा है या उसकी संभावना जताई जा रही है, और वहां पर प्रोसेस लेने की बात की जा रही है। तो रूरल एरियाज में कितने टेस्ट किए गए और जो टेस्ट हुए हैं उसमें रूरल एरियाज में उनका जो दर है संक्रमण की, ओवरऑल तो 2.10% है, लेकिन रूरल एरियाज में संक्रमण की दर कितनी है और अर्बन एरियाज में संक्रमण की दर कितनी है। उसके बाद वैक्सीनेशन का प्रोपोर्शन रूरल एरियाज में कितना है और अर्बन एरियाज में कितना है। इन तमाम चीजों का डेटा हालांकि सरकार के पास होगा, लेकिन वो सार्वजनिक नहीं किया गया है। तो ऐसा माना जा रहा है कि शहरी क्षेत्र में काफी सुधार है, क्योंकि यहाँ वैक्सीनेशन भी तेजी से हुआ है, यहाँ लोग अवेयर भी थोड़ा गाँव की अपेक्षा ज्यादा है। और दूसरी बात है कि यहाँ पर जो लोग नेचुरली यानी खुद उनको माइल्ड सिम्टम्स हो चुके हैं, तो वो उनके पास एक अपनी एंटीबॉडीज बन गई है। तो कहीं ना कहीं अब गाँव की तरफ शिफ्ट करने की जरूरत है। तो सरकार को आंकड़ों में ये दिखाना चाहिए कि गाँव में कितनी टेस्टिंग हुई है और गाँव में पॉजिटिव रेट क्या है। जी शशांक जी, मैं वही पूछना चाह रहा था कि जिस तरीके से एक तरफ ये भी दावा किया जा रहा है कि जांच की संख्या में कमी आई है, इस वजह से जो मामले हैं उसमें भी कमी देखे जा रहे हैं, लेकिन जो मामले कमी दिखाई दे रही है, क्या वो सिर्फ कागजी है या वाकई में जमीनी स्तर पर मामलों में कमी आ रही है और सुधार हो रहा है? देखिए यार, पूरे देश के अंदर कोविड के मामले अब डिक्लाइन ऑर्डर पे है, नहीं वो ढलान पे है, कम हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर बिहार में मामले कम हो रहे हैं तो ये कुछ कागजी खेल नहीं। लेकिन सवाल देखिए, मैंने जो कहा है, सवाल क्या है कि आप अगर शहरों में अब ज्यादा टेस्टिंग करते हैं तो शहरों में एक सिचुएशन आ चुका है, शहरों में अधिकांश लोग कई बार टेस्ट करा चुके हैं, वही लोग टेस्ट करा रहे हैं, रिपीटली टेस्ट करा रहे हैं जो लोग पहले निगेटिव आ चुके हैं। तो ऐसे में आपकी टेस्टिंग के डेटा तो बढ़ जाते हैं, लेकिन कितने लोग कवर हुए, कितने % लोग कवर हुए। अगर मान लीजिए एक व्यक्ति जो एक बार कोविड में पॉजिटिव आया था, उसने निगेटिव आने के बाद 3 बार टेस्ट करा लिए, तो आपके आंकड़े हैं कि आपने टेस्टिंग की है, लेकिन आपने एक निगेटिव आदमी की फिर से टेस्टिंग कर दी है। तो कितने लोग कवर अप हुए हैं ये डेटा होना चाहिए। एक व्यक्ति को अगर 2 बार 3 बार उससे जांच कराई है तो उसको 2-3 बार ना काउंट करके 1% काउंट किया जाना चाहिए। तो देखिए, जो आंकड़े हैं वो इस तरह से बन नहीं पा रहे हैं, तो ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि आखिर रियल पिक्चर क्या है। मैंने पहले भी कहा कि आपको कि अर्बन एरियाज में ज्यादा लोगों ने जांच कराया था, ज्यादा लोग वैक्सीन ले चुके हैं। ऐसे में रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज के डेटा को अगर अलग किया जाए तब पता चलेगा कि बिहार में संक्रमण की वास्तविक स्थिति क्या है। हालांकि जो ओवरऑल डाटा है इसमें कुछ शक करने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अब जमीन पे दिख रहा है, अस्पतालों में दिख रहा है। जिन अस्पतालों में हाहाकार मचा रहता था वहाँ काफी शांति है, बेड भी खाली है। एक तरह से कहा जाए कि बहुत कम मरीज अब भर्ती होने के लिए जा रहे हैं। जो मरीज भर्ती होने के लिए जहाँ एक दिन में 100-100, 200 मरीज पहुंचते थे, वहाँ 5 से 7 मरीज भी नहीं पहुंच रहे हैं, 10 मरीज भी नहीं पहुंच रहे हैं। ऐसे में निश्चित रूप से कोविड के मामले कम हुए हैं, कोविड का संक्रमण जो है वो काफी तेजी से गिर रहा है, लेकिन किन एरिया में गिर रहा है, किन क्षेत्रों में वो, किन इलाकों में बढ़ रहा है, इसकी मैपिंग बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर पूरी तरह से मैपिंग होगी तभी पूरी तरह से डिटेक्शन भी होगा, जांच भी होगी और वैक्सीनेशन भी होगा। जी बिल्कुल, आपने आंकड़ों का जिक्र किया, लेकिन आंकड़ों को लेकर के भी सवाल खड़े किए जाते रहे हैं। ऐसा कहा जाता रहा है कि सही आंकड़े पेश नहीं किए जा रहे हैं, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, बिहार में नहीं, पूरे देश में, बिहार में भी जब 2020 में कोरोना का संक्रमण बढ़ा था और इस साल भी ये तमाम आरोप लगे हैं कि जो डेटा है वो मैनिपुलेटेड होते हैं, कहीं ना कहीं उनको सरकार अपने ढंग से मैनिपुलेट करती है। तो देखिए, कुछ हद तक इसमें सच्चाई भी है, क्योंकि आमतौर पे देखा गया है कि मैंने आपको पहले ही जिक्र किया कि किसी एक व्यक्ति अगर वो एक बार पॉजिटिव आया है तो उसको कई बार जांच दिखा दी जाती है, यानी उस व्यक्ति को कई बार जांच दिखाई जाती है, इसलिए वो पॉजिटिव के आंकड़े भी बढ़ जाते हैं और टेस्टिंग की नंबर भी बढ़ जाती है। जबकि उसने टेस्ट एक बार ही कराया और पॉजिटिव एक बार ही आया, उसके बाद जब वो व्यक्ति निगेटिव हो जाता है, वो एक बार निगेटिव की जांच कराता है, जब वो निगेटिव निकल जाता है या तो उसको कई बार निगेटिव शो करने के लिए जांच दिखाई जाती है, या फिर
वो कई बार जांच खुद भी कराता है और निगेटिव आता है। तो ऐसे में जो निगेटिव यानी जो संक्रमण ठीक होने की दर है या जो संक्रमण की दर है वो कम दिखती है, क्योंकि आपने टेस्टिंग ज़्यादा शो कर दी और निगेटिव उसमें ज़्यादा आ गया। तो संक्रमण की दर कम दिखती है, तो एक तरह से मैनिपुलेशन गवर्नमेंट लेवल पे भी आप कह सकते हैं कि कम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट लेवल पे होता है, लेकिन निचले स्तर पर और फिर लोगों के स्तर पर भी जिस तरह से बिहेव किया जाता है, जिस तरह के लोगों का बिहेवियर है, एक ही चीज़ का 5-5 बार जाँच कराते हैं और निगेटिव आने पर भी कई बार जाँच कराते हैं, तो ऐसे में जो रेट है वो पॉजिटिविटी का वो घट जाता है। तो एक तरह से डेटा मैनिपुलेशन ज़रूर है, लेकिन सच्चाई भी ये है कि इतना हद तक मैनिपुलेशन नहीं है कि आप कह सकते हैं कि कोविड बहुत तेज़ी से फैला हुआ है, फिर भी सरकार आंकड़े कम के दिखा रही है। ज़मीनी हकीकत ये है कि आंकड़े पूरी तरह से कोरोना एक तरह से कहा जाए कि काफ़ी तेज़ी से डिक्लाइनिंग ऑर्डर पे है, काफ़ी तेज़ी से गिर रहा है। लेकिन अभी भी संक्रमण का खतरा है, क्योंकि कोविड एक ऐसी बीमारी है या जो भी संक्रमण की बीमारियाँ होती हैं, वो अंतिम व्यक्ति तक अगर जब तक खत्म नहीं होती हैं, इलामिनेट नहीं होती, जब तक पूरी तरह से वो खत्म नहीं हो जाती हैं, तो वो फिर से सर्वाइव करने की उनके अंदर क्षमता होती है, रेप्लिकेट करते हैं वो केसेस भी रेप्लिकेट करते हैं वायरस और वायरस खुद को भी रेप्लिकेट करते हैं। जिनमें रेप्लिकेशन की जो पावर है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए सतर्कता अंतिम मरीज तक ज़रूरी होती है, अंतिम पॉजिटिव केसेस तक ज़रूरी होती है। और अभी तो बहुत बड़ी संख्या में केसेस हैं जो अनडिटेक्टेड हैं, जिनकी जाँच नहीं हो पाई है या जहाँ तक जाँच कराने लोग नहीं पहुँचे हैं या जाँच करने वाले नहीं पहुँचे हैं। ऐसे में अनडिटेक्टेड केस भी बहुत हैं, तो सरकारी आंकड़े एक उन्हीं चीज़ों को बता पाती है जिनकी जाँच होती है, लेकिन एक बड़ी आबादी जिसने जाँच नहीं कराई है, उनके अंदर क्या स्थिति है समझने का विषय है। जी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि बिहार में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार अब कमी देखी जा रही है, लेकिन इस कमी की वजह दूसरी तरफ ये भी बताई जा रही है कि जांच में आई कमी की वजह से आंकड़ों में कमी दिखाई दे रही है। वही खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजधानी रांची के बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश की अध्यक्षता में संपन्न हुई। वहीं उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर राज्यसभा चुनाव 2016 से जुड़े हॉर्स ट्रेडिंग मामले में रघुवर दास पर किए गए मुकदमे को लेकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की, जहां रघुवर दास का पक्ष लेते हुए सत्ता पक्ष द्वारा किए गए इस मुकदमे को राजनीतिक विद्वेष बताया और इसके साथ उन्होंने कई मुद्दों पर सरकार को घेरने का काम किया। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने आरोप लगाया है कि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास पर लगाया गया पीसी एक्ट गैर कानूनी है। राज्य सरकार के इशारे पर यह निकृष्ट कार्रवाई की गई है। राज्य सरकार राजनीतिक विद्वेष की भावना से काम कर रही है। एक षड्यंत्र के अंतर्गत राजनीतिक शत्रुता का उदाहरण पेश किया जा रहा है। बीजेपी को किसी भी जांच से डर नहीं है। पार्टी और हमारे नेताओं को कोर्ट और कानून पर विश्वास है। बीजेपी ने कभी भी कानून और न्यायपालिका की राह में अवरोध नहीं खड़ा किया है। कोर्ट में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, यह निश्चित है। शासन यूपीए गठबंधन की सरकार की हेमंत सोरेन जी की सरकार आई है, तो उस जांच में कुछ नहीं, तो नए धाराएं डाल करके और नए षड्यंत्र करके उस केस को राजनीतिक शत्रुता एनिमिटीज का एक उदाहरण उन्होंने दिया है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब सब कोई जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को न्यायालय पर पूरा विश्वास है, कानून पर पूरा भरोसा है और हम न्यायपालिका और कानून के रास्ते में अवरोध करने वाले लोग न्यायालय में दूध का दूध और पानी का पानी होगा, ये मैं मानता हूं। लेकिन जिस प्रकार से राज्य की सरकार का चरित्र है उसको मैं उजागर करना चाहता हूं। आप सब कोई जानते हैं कि कानून के संदर्भ में जो किसी एक्ट अलग से लगाया गया है यहाँ, जिसको प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट कहते हैं, उसमें सीधी सी बात है कि जो
क्राइम कमिटेड होता है, जो क्राइम हो चुका है, उस पर ही पीसी एक्ट की धाराएं लगती हैं। भारत खाद्य निगम जो है वो उनका कहना है कृषि मंत्री चतरा पलामू गढ़वा किसानों को परेशान किया जा रहा है। भाजपा क्यों नहीं इसमें बोल रही है? अपना क्षेत्र देखे, पूरी गड़बड़ियों का केंद्र अगर कोई इस राज्य में है तो राज्य की सरकार है। बिजली की हालत जर्जर हो रही है कि नहीं हो रही है? आप झारखंड के सभी जिलों में फोन करके पूछ लीजिए, प्रखंडों में पूछ लीजिए, बिजली की हालत जर्जर हो गई है। एक भी चापाकल नहीं लगा गर्मी में, एक भी चापाकल। और चापाकल की योजना तब बन रही है जब पानी की समस्या नहीं रहेगी। अभी इनके कागज में चापाकल दौड़ रहे हैं। सड़क में 1 सेंटीमीटर सड़क नहीं बना पूरे राज्य में 1.5 साल तक में। इसलिए सिंचाई के मामले में क्या किया इन्होंने? पिछली योजनाओं को रोकने का काम किया। महिलाओं के सवाल पर 1 रुपए में जो रजिस्ट्री का सवाल था, रजिस्ट्री करने का अधिकार मिला था, उसको भी खत्म करने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संपादक कुंदन कृतज्ञ जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। कुंदन जी, जिस तरीके से बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और इस आयोजन में हॉर्स ट्रेडिंग मामले को उठाया गया, क्या है ये पूरा मामला? 2016 में राज्यसभा चुनाव के दौरान 2 सीटों के लिए मतदान होना था और इन 2 सीटों पर 3 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। और बात करें तो इन 3 प्रत्याशियों में एक प्रत्याशी महागठबंधन की तरफ से थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी थे वसंत सोरेन, जो अभी दुमका से विधायक हैं, हेमंत सोरेन के भाई हैं। 19 प्रत्याशी बनाया गया था और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 2 प्रत्याशी थे, मुख्तार अब्बास नकवी और महेश पोद्दार। इन 2 प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने के लिए रघुवर दास और तत्कालीन एडीजी अनुराग गुप्ता और मुख्यमंत्री के तत्कालीन राजनीतिक सलाहकार अजय कुमार, इन 3 लोगों पर मामला दर्ज कराया गया था। और मामला था कि तत्कालीन बड़कागांव विधायिका निर्मला देवी पर भाजपा के पक्ष में मतदान करने के लिए दबाव डाला जा रहा है और इसके लिए आर्थिक रूप से प्रलोभन और बाकी तमाम तरह की कार्रवाई की जा रही है। मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने एक सीडी जारी की थी। उस सीडी में तत्कालीन एडीजी और योगेंद्र साहु, निर्मला देवी के पति, जो उस समय कह सकते हैं पुलिस से भागे भागे चल रहे थे, अपने ऊपर जो मामले उनके ऊपर चल रहे थे, उसकी वजह से उनके बीच की बातचीत की एक सीडी जारी की थी और उस सीडी में निर्मला देवी का मतदान कराने के लिए योगेंद्र साहु पर दबाव डाला जा रहा था। ये तमाम तरह के हुए थे मामले और उसके बाद इस मामले को चुनाव आयोग के संज्ञान में लाया गया था और इसके ऊपर जगन्नाथपुर थाने में मामला दर्ज कराया गया था। ये तमाम मामले चले आ रहे थे। अब यह मामला फिर से वापस निकला है जब पुराने चल रहे मामलों में एक नया पीसी एक्ट जोड़ा गया है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, भ्रष्टाचार निरोधी एक्ट जोड़ा गया है और इसमें एडीजी अनुराग गुप्ता और मुख्यमंत्री के तत्कालीन राजनीतिक सलाहकार अजय कुमार को प्राथमिकी और रघुवर दास तत्कालीन मुख्यमंत्री को अप्राथमिकी अभियुक्त बताया गया है। दीपक प्रकाश का यहाँ कहना है कि चूंकि पीसी एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट तब लगता है जब क्राइम कमिटेड हो चुका होता है। यहाँ पर आरोप है कि निर्मला देवी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया, उन्हें घूस देने की, रिश्वत देने की कोशिश की गई, लेकिन निर्मला देवी जब वोट डालने गई थी तो उन्होंने अपना वोट कांग्रेस के पर्यवेक्षक को और तमाम वहां पर जो वोटिंग रिप्रेजेंटेटिव थे उन्हें दिखाकर वसंत सोरेन को डाला था। तो क्राइम कमिटेड हुआ नहीं है और ऐसे में पीसी एक्ट लगाया नहीं जा सकता। यह कहीं ना कहीं विद्वेष की भावना से और राजनीतिक शत्रुता की भावना से इस धारा को जोड़ा गया है। यह जिल्द फिर से चिराग से वापस निकला है और जिस तरीके से मौजूदा सरकार ने इस मामले में पीसी एक्ट को जोड़ने की कोशिश की है,
उसी की यह प्रतिक्रिया है। और चूंकि रघुवर दास इससे सीधे सीधे लिप्त नजर आ रहे हैं तत्कालीन मुख्यमंत्री के तौर पर, तो यह मामला थोड़ा गंभीर होता हुआ नजर आ रहा है। नियाज जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से कुंदन जी विपक्ष ने सत्ता पक्ष के ऊपर ये आरोप लगाया है कि ये कहीं ना कहीं राजनीतिक विद्वेष है जो सत्ता पक्ष के सामने आई है, ये आरोप गलत है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कार्यालय के प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मुद्दे को उठाना, क्या राज्य में इस मुद्दे को लेकर के कोई नई राजनीतिक दांव खेली जा सकती है या फिर वहां का राजनीतिक माहौल कुछ अलग हो सकता है? देखिए, आपके इस सवाल के जवाब के पहले थोड़ी सी एक बात और जोड़ दूं इसमें नियाज, कि झारखंड को कहा जाता है कि दिस इज द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट, राजनीति की प्रयोगशाला माना जाता रहा है। एक ऐसा भी बताया था कि मधु कोड़ा जैसे निर्दलीय विधायक को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया था और साथ में कैबिनेट में अधिकतर मंत्री निर्दलीय कोटे से जीत कर आए हुए थे। वो चाहे आप एका की बात कर लें या फिर आप कमलेश सिंह की बात कर लें, भानु प्रताप शाही की बात करते हैं। राज्यसभा चुनाव का इतिहास भी झारखंड में बहुत ही दागदार रहा है। एक वक्त ऐसा भी था कि एक निर्दलीय प्रत्याशी की गाड़ी से रांची के बाहरी इलाके में करोड़ों रुपए की अवैध रकम बरामद हुई थी और उसका संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग ने उस राज्यसभा चुनाव को ही रद्द कर दिया था, उसे आगे मुलतवी कर दिया था। तो इस तरह की घटनाएं भी होती रहती हैं। अब तत्कालीन जो मामला था जिसमें मुख्तार अब्बास नकवी और महेश पोद्दार जीत कर राज्यसभा पहुंचे थे, बसंत सोरेन चुनाव हार चुके थे, ऐसे में आप कह सकते हैं कि वह मामला बसंत सोरेन के हार की वह टीस शायद अभी तक जेएमएम को साल रही है और उसी का यह पॉलिटिकल आप कह सकते हैं एक एक्सपेंशन है जो अभी देखने को मिल रहा है। अब जिस तरीके से इसमें पीसी एक्ट जोड़ा गया है, रघुवर दास को अप्राथमिकी अभियुक्त और अजय कुमार और अनुराग गुप्ता को प्राथमिकी अभियुक्त उसमें शामिल के तौर पर शामिल किया गया है, इन मामलों को देखते हुए अब कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं राजनीति इस पर गर्म होगी। और दूसरी बात आपको बता दूं, अब राज्य धीरे धीरे कोरोना से बाहर निकल रहा है। 30 तारीख को नरेंद्र मोदी की दूसरी सालगिरह समाप्त हो रही है, पार्ट 2 की, दूसरे चरण की। तो अब इन तमाम मुद्दों पर धीरे धीरे राजनीति जो है गर्म होगी और तलवारें खींचनी शुरू हो चुकी है, उसकी भूमिका बन चुकी है। अब देखना अहम यह है कि अब रघुवर दास ने भी जिस तरीके से तमाम अफसरों के ऊपर उंगलियां उठाते हुए कहा है कि वक्त बदलेगा और ऐसा नहीं है कि 2024 के बाद राज्य में मौजूदा सरकार का ही शासन होगा, तमाम अफसरों को चिन्हित किया जा रहा है। तो ये तमाम बातें निकल रही हैं। अब अफसरों को इस पर निशाना बनाया जा रहा है और जिस तरीके से एडीजी अनुराग गुप्ता के ऊपर मौजूदा सरकार ने कई तरह के लांछन, कई तरह के आरोप लगाए गए हैं, अभी तक वो निलंबन प्रक्रिया से जूझ रहे हैं, तो कहा जा सकता है कि राजनीतिक और ब्यूरोक्रेटिक सर्कल्स में आने वाला समय थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है। नियाज जी बिल्कुल कुंदन जी, जैसा कि आपने कहा कि अब कोरोना का दौर अब धीरे धीरे खत्म होने वाला है और इसके बाद एक तरीके से चुनावी रणनीति कह सकते हैं कि राजनीतिक रणनीति जो है वो तैयार करने के लिए विपक्ष शायद वो तैयार कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।